Hello students, how are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start chapter 6 of your civics book and the title of the chapter is Understanding Our Criminal Justice System. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यदि कोई क्रिमिनल होता है तो वो किस तरह से प्रूफ किया जाता है कि वह क्रिमिनल है या नहीं, पुलिस का क्या रोल है, एफआईआर क्या होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं। क्योंकि यदि आप कहीं पर गलत होते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात आती है कि चलो हम पुलिस को बुलाते हैं। तो क्या सिर्फ पुलिस तक ही सारा सिस्टम हो जाता है या फिर आगे भी कुछ प्रक्रिया बढ़ती है? तो इसी चैप्टर में हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे। ओके, तो एक घर में ये आप स्टोरी पढ़ लेंगे। चिल्ड्रन, यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली, आई विल गिव यू ओनली समरी। तो ये स्टोरी आप पढ़ लेंगे। इस स्टोरी में मिसेस शिंदे हैं, उनकी जो गोल्ड चेन है वो खो जाती है और गोल्ड चेन जो है वो चोरी करने का आरोप वो किसको लगाती हैं? शांति, जो कि उनके घर में मेड है, उसको लगाती हैं। इसके बाद वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं और पुलिस जो है वो एफआईआर लिख लेती है मिस्टर शिंदे के कंप्लेंट पर और उसके बाद वो शांति को पकड़ के ले आते हैं। शांति कहती रह जाती है कि वो इनोसेंट है, लेकिन उसके घर की जब पुलिस तलाशी लेती है तो ट्रंक में से 10,000 रुपीज़ मिलते हैं। तो पुलिस को लगता है कि वो गोल्ड चेन को बेच करके वो रुपीज़ उसने पाए हैं। फिर उसका शांति का भाई सुशील आता है, वह भी बताता है कि हम लोग मेहनत करके और पैसे हम लोगों ने जोड़े हैं और वो चोरी हम लोगों ने नहीं की है। लेकिन जो पुलिस होती है वो बोलती है कि नहीं, आप लोग अपने अपराध को स्वीकार करें, आपने ही चोरी की है और इस बात को आप स्वीकार करें कि आप जो है वो गैंग है, आप भाई बहन की, आप घरों में जाते हैं और डोमेस्टिक आर्टिकल्स जो प्रीशियस होते हैं उनकी चोरी करते हैं। इसके बाद पुलिस जो होती है वो 2 दिनों तक शांति को पुलिस स्टेशन में रखती है और उसके बाद उसे जो कोर्ट होती है उससे उसे बेल मिल जाती है। 20,000 रुपीज़ सिक्योरिटी देने के बाद उसे बेल मिल जाती है। लेकिन वह सोच रही होती कि हम इस तरह से किस तरह से हम इस केस से बरी हो पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो पैसे वगैरह भी नहीं है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हैज़ अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंड बाय अ लॉयर। Article 39A of the Constitution places a duty upon the state to provide a lawyer to any citizens who is unable to engage one duty due to poverty or other disability। हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 22 के हिसाब से हर व्यक्ति को अपने बचाव के लिए लॉयर करने का अधिकार है और यह उसका फंडामेंटल राइट भी है। यदि कोई व्यक्ति गरीबी या किसी और वजह से लॉयर नहीं कर सकता है तो आर्टिकल 39 के तहत जो गवर्नमेंट होती है वह उसे, जो कोर्ट होती है वह उसे गवर्नमेंट का लॉयर प्रोवाइड करवाती है, वह डिफेंड लॉयर कहलाता है। अब यहाँ पर इस शांति वाले केस में मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने एडवोकेट कमला रॉय को शांति का डिफेंस लॉयर अपॉइंट कर दिया कि वो उसकी तरफ से केस की हियरिंग करें और प्रूफ करने की कोशिश करें कि वो जो शांति है वो इनोसेंट है। तो पूरा केस उसके बाद जज के सामने रखा गया और जो लॉयर्स थे, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने भी अपनी दलीलें दी कि उसने चोरी की है और जो शांति की लॉयर थी, डिफेंस लॉयर, उन्होंने भी दलीलें दी कि उसने चोरी नहीं की है। इस तरह से जो पूरी प्रोसेस थी वो कुछ कैंडिडेट भी आए जिन्होंने गवाहियाँ दी और जिन्हें की विटनेसेस बोला जाता है। तो उन्होंने गवाहियाँ दी और उसके बेसिस पर फिर जो शांति थी वह इनोसेंट पाई गई और उसे छोड़ दिया गया। तो चिल्ड्रन, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारा इंसिडेंट है, तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। तो इस इंसिडेंट में सबसे पहले तो देखिए पुलिस, उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर डिफेंस लॉयर और जज, ये 4 लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, अब व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम।
यदि कहीं पर कोई क्राइम हो रहा है तो पुलिस का क्या रोल होता है। तो चिल्ड्रन, यदि कहीं पर कोई क्राइम हो रहा है तो पुलिस जो होती है, कहीं से जब उसे कंप्लेन मिलती है तो वह तुरंत ही उस क्राइम प्लेस पर जाती है और क्राइम प्लेस में जो भी विटनेसेस होते हैं उनकी बातचीत पर रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स होते हैं, उन सब के बेसिस पर वह एविडेंस को इकट्ठा करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर उसके बाद अपना ओपिनियन वो जो है वो रखती है। फिर इसके बाद यदि कोई पर्सन गिल्टी होता है तो वह फिर उसे ले जा कर के पुलिस स्टेशन में ले कर के आती है। अब उसके बाद चार्जशीट तैयार की जाती है और वो चार्जशीट जो होती है वो कोर्ट में पेश की जाती है। पुलिस जो होती है उसके वह 24 आवर्स से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति को थाने में या पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकती है। आर्टिकल 22 इस बात की इजाज़त नहीं देता है। इसके साथ साथ आर्टिकल 22 यह भी बताता है कि पुलिस कस्टडी में कोई भी व्यक्ति टॉर्चर नहीं किया जाएगा और ज़बरदस्ती पुलिस कस्टडी में किसी को कन्फेशन करने के लिए नहीं प्रेशराइज किया जाएगा। 15 ईयर्स से कम के बच्चे या फिर वीमेन जो हैं उनको पुलिस स्टेशन में क्वेश्चंस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये होती है रोल ऑफ पुलिस। इसके बाद बात आती है FIR की। तो व्हाट इज़ FIR? FIR क्या होती है? तो FIR होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है एंड इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू अ क्राइम। सबसे पहला, यदि कोई व्यक्ति जो है कुछ अपराध कर रहा है तो पुलिस सबसे पहले उसके खिलाफ में FIR फाइल करती है। दैट मीन्स यदि FIR हो जाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तभी प्रोसेस आगे बढ़ती है, वरना आपसी शांति से मामला निपटाया जाता है कोई नॉर्मल केसेस हो तो। FIR में डेट, टाइम और जो प्लेस होता है ऑफेंस का वो और सारी डिटेल्स जो होती हैं वो भी उसमें इंक्लूड होती हैं, विटनेसेस के नाम भी उसमें इंक्लूड होते हैं। अब फिर बात होती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है? तो जब कोई कंप्लेन करता है तो कंप्लेन जिस व्यक्ति ने की है वह अपनी बात को प्रूव करने के लिए अपनी तरफ से लॉयर को हायर करता है और वह लॉयर जो होता है वह उसकी बात को साबित करने की कोशिश करता है और यही पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाता है। कोर्ट में जज के सामने पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो डिफेंस लॉयर होता है ये आपस में अपनी अपनी बात को विटनेसेस के थ्रू या फिर जो उनके पास एविडेंस होते हैं उसके थ्रू अपनी बात को प्रूफ करते हैं और उसके बाद जो जज होते हैं उनका निर्णय जो है वो लास्ट निर्णय होता है। फिर जज का क्या रोल है? जज दोनों ही, चाहे डिफेंस लॉयर हो चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, दोनों की ही बातों को ध्यानते हैं, उन ध्यान से सुनते हैं, उनकी बातें जो बहस करते हैं वो एविडेंस के बेसिस पर और जो भी सच वो निकाल कर के लाते हैं सामने उसको बिना पार्शियलिटी के वो सुनते हैं और इसके बाद यदि कोई पर्सन गिल्टी होता है तो उसे उसी बेसिस पर, एविडेंस के बेसिस पर उसे सज़ा होती है और यदि जज को समझ में आता है, यदि एविडेंस ये बोलते हैं कि नहीं ये बेगुनाह है तो फिर उसे छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से जो जज है वह अपना डिसीजन देते हैं। अब एक वर्ड और आता है कि फेयर ट्रायल क्या होता है। तो जैसे कि हमने शांति के केस में देखा कि जज जो होता है वो सीधे कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकता। द जज डिड नॉट जंप टू द कंक्लूजन द शांति वॉज द थीफ जस्ट बिकॉज शी वॉज अ पुअर मेड सर्वेंट। शांति के केस में यदि देखें तो जज यह कंक्लूजन नहीं कर सकते था कि शांति क्योंकि गरीब है इसलिए उसने चेन चुराई ही होगी। तो जज रिमेन्ड इम्पार्शियल एंड सिंस द एविडेंस शोड दैट सम यंग मैन एंड नॉट शांति वॉज द थीफ। उन्होंने देखा पूरा केस उन्होंने देखा और उसके बाद जब फेयर ट्रायल हुआ तब उन्हें मालूम चला कि जो चेन जो थी वो यंग बॉयज़ ने चुराई थी, शांति ने नहीं चुराई थी। तो शांति के केस में जस्टिस वॉज फाइनली डन ऑन हर बिकॉज शी वॉज गिवन अ फेयर ट्रायल। तो शांति के केस में उसे जस्टिस क्यों मिल सका, न्याय क्यों मिल सका? क्योंकि फेयर ट्रायल हुआ, मतलब बिना किसी पार्शियलिटी के कोर्ट में जो है वो दोनों के पक्षों को सुना गया और दोनों के पक्षों ने प्रूफ रखे, उसके बेसिस पर उसे न्याय मिल सका। तो यही फेयर ट्रायल कहलाता है।
The rule of law which says that everyone is equal before the law would not make much sense if every citizen were not guaranteed a fair trial by the Constitution। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह सभी को इक्वल अधिकार प्रदान करता है, सबको अपने बचाव का अधिकार है, हर सिटीज़न जो है वो कानून के समक्ष बराबर है और सभी को फेयर ट्रायल की गारंटी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बिना किसी फेयर ट्रायल के किसी को भी सज़ा नहीं दी जाएगी। चिल्ड्रन, यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊँगी।